मिडिल ईस्ट में तेल, गैस, बिजली और पानी के बाद अब पुल वाली लड़ाई शुरू हो गई। जी हां, गुरुवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पुल पर बम बरसाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस हमले से तिलमिलाए ईरान ने अब मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में बने 8 बड़े और अहम पुलों को ध्वस्त करने की धमकी दे डाली है। पुल के बदले पुल की चेतावनी देते हुए ईरान ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप ने एक पुल उड़ाया, हम 8 उड़ाएंगे। गुरुवार को अमेरिका के हमले में ईरान के करज में स्थित पुल तबाह हो गया। इसे मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा पुल कहा जाता है। यह हमला राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी देने के तुरंत बाद हुआ, जिसमें कई आम नागरिकों की जान भी चली गई। पुल पर हमले के बाद ट्रंप ने एक बयान जारी किया। ट्रंप ने कहा, ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। वक्त आ गया है कि ईरान कोई समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे जो अभी भी एक महान देश बन सकता है। ट्रंप का यह बयान ईरान के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इस हमले के तुरंत बाद ईरान के सर्वोच्च सैन्य कमांडरों की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें दूसरे कमांडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में तय हुआ कि दुश्मनों से इस हमले की कीमत जरूर वसूल की जाएगी। इसी बैठक के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में बने 8 बड़े पुलों की एक हिट लिस्ट जारी की है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी देशों में बने ये 8 अहम पुल ईरान का संभावित टारगेट हो सकते हैं। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका और इजराइल को उनके किए हर हमले की बड़ी कीमत चुकानी ही होगी। ईरान ने दो टूक कहा है कि उसकी किसी भी चेतावनी को दुश्मन हल्के में लेने की कोशिश न करें, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको उस लिस्ट के बारे में बताते हैं जो ईरान की तरफ से जारी की गई है, जिसमें मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में बने 8 अहम और बड़े पुलों का नाम शामिल है। इस लिस्ट में कुवैत में बने शेख जावेद अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज का नाम है, यूएई के शेख जायद ब्रिज का नाम है, यूएई के ही अल मक्ता ब्रिज का नाम है, यूएई के शेख खलीफा ब्रिज का नाम है, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे ब्रिज का नाम है, जॉर्डन के किंग हुसैन ब्रिज का नाम है, जॉर्डन के ही दामिया ब्रिज का नाम है और जॉर्डन के ही अब्दौलन ब्रिज का नाम है। ईरान कभी भी इन पुलों को अपनी मिसाइलों और ड्रोन का निशाना बना सकता है। इन सभी पुलों को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में इन पर किसी भी तरह का हमला पूरे क्षेत्र में भारी तबाही और अव्यवस्था फैला सकता है। जाहिर है, घायल ईरान अब और घातक हो चुका है। ट्रंप के इस हमले का ईरान पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। उसने इसकी पहली मिसाल दी कुवैत पर मिसाइल दागकर। इराक के इरबिल में आत्मघाती ड्रोन से हमला कर ईरान ने दूसरी मिसाल पेश की। फिर दिन के उजाले में इजराइल पर हुआ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक कर ईरान ने तीसरी मिसाल भी दे दी। ईरान ने कह दिया कि ये अभी ट्रेलर है। मिडिल ईस्ट में बने 8 पुलों पर इसी तरह से हमले कर वो पूरी पिक्चर अमेरिका को दिखाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया के सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति पर पलटवार करते हुए कहा, करज के पुल पर हुआ हमला ईरानियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये केवल ये दर्शाता है कि दुश्मन घबरा चुका है और उसकी नैतिक हार हो चुकी है। हर पुल और इमारत फिर से पहले से ज्यादा मजबूत बनकर खड़ी होगी, लेकिन जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा वो है अमेरिका की साख को हुआ नुकसान। ईरान की ओर से जारी 8 पुलों की हिट लिस्ट ने पूरे मध्य पूर्व में खतरे की घंटी बजा दी है। अगर इन पुलों पर हमला होता है तो न सिर्फ क्षेत्रीय यातायात और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि ये संघर्ष और भी बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल की 1 करोड़ की आबादी पिछले 35 दिनों से सोई नहीं है, लगातार जाग रही है। वजह इजराइल का ईरान के साथ चल रहा महायुद्ध। ईरान हर रोज सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन्स इजरायली शहरों पर दाग रहा है। 24 घंटे सायरन की गूंज के चलते इजराइल के लोगों की नींद हराम हो गई है। बीती रात ही ईरान ने 700 शहरों पर 2400 हमले किए हैं। इजराइल का तेल अवीव ईरानी मिसाइल हमलों से थर्राया। हाइफा को भी ईरान ने दहलाया। इजराइल का अशदोद भी ईरान के टारगेट शेबा पर भी ईरान का सबसे खतरनाक हमला। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने मिसाइलें दागकर धुआं कर दिया। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। इजराइल के आसमान में सिर्फ ईरानी मिसाइलें ही दिख रही। युद्ध के 34वें दिन इजराइल के आसमान पर ईरान का कब्जा नजर आया। इजराइल के 700 शहरों पर ईरान की मिसाइल मौत बनकर मंडरा रही। बीती रात इजराइल में 2500 से ज्यादा बार सायरन बजा।
इजराइल के 700 शहरों पर ईरान ने एक साथ हमला बोला तो पूरे इजराइल में अफरा तफरी मच गई। आसमान में चारों तरफ सिर्फ ईरान की मिसाइलें ही दिख रही थी। आसमान में ये जो आग के लाल गोले दिख रहे हैं, ये ईरान की मिसाइलें हैं जो इजराइल में तबाही मचाने पहुंची हैं। जिस तेल अवीव की सुरक्षा के लिए इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा, उसी तेल अवीव में ईरानी मिसाइलें सबसे ज्यादा कहर बरपा रही। तेल अवीव के गुश्तैन, पेटाह टिक्वा, रमत गन, एला, हलो और ग्रेटर तेल अवीव को ईरान ने मिसाइल हमलों से आग और धुएं के गुबार में डुबो दिया। सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में ही मची है। यहाँ कोई इलाका ऐसा नहीं जो मिसाइल हमले से थर्राया न हो। तेल अवीव से आई ये तस्वीर देखिए। ईरान की एक मिसाइल को रोकने के लिए इजरायली डिफेंस सिस्टम एक के बाद एक 12 इंटरसेप्टर लॉन्च करता है, लेकिन एक भी इंटरसेप्टर ईरान की मिसाइल को टारगेट हिट करने से रोक नहीं पाता। ईरान पूरी ताकत से इजराइल का मुकाबला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। सिर्फ 12 घंटे में इजराइल में 600 बार अलर्ट दर्ज किए गए। ईरानी मिसाइलों का इजराइल में आतंक साफ साफ नजर आ रहा है। इजराइल ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है, क्रूज मिसाइल से घातक प्रहार कर रहा है, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहे। ईरान इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला कर रहा है। एक साथ दर्जन वॉरहेड लगे मिसाइल तेल अवीव में टारगेट हिट कर रही, जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर वो किस मिसाइल को रोक। जिस तेजी से ईरान इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा है, उतनी ही रफ्तार में ईरान की मिसाइल इजराइल में अपने टारगेट को हिट कर रही। 20 सड़क पर जलती हुई गाड़ियों की ये तस्वीर तेल अवीव की है। यहाँ पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। दिन के उजाले में आई तस्वीरें भी डराने वाली। खंडहर बनी इमारतें बता रही कि ईरान ने इजराइल में कैसे तबाही मचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे ईरानी मिसाइलें इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेद रही हैं। इसके पीछे MARV तकनीक। MARV एक हाईटेक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल का वॉरहेड हवा में ही अपना रास्ता बदल लेता है। रास्ता बदलने के कारण ये इंटरसेप्टर्स मिसाइलों को चकमा दे देता है। 1700 किलोमीटर दूर भी मिसाइलें 10 से 12 मीटर के दायरे में सटीक निशाना लगाती हैं। ये एंटी शिप हमला करने में भी माहिर है। MARV की मदद से समुद्र में चलते युद्धपोत को भी मिसाइलें टारगेट कर सकती हैं। टारगेट के लोकेशन के हिसाब से अपना रास्ता बदल लेती है। ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो MARV तकनीक से लैस हैं। इसमें इमाद मिसाइल है, फतेह 1 है, खैबर, शेकिन और खुर्रम शहर 4 जैसी घातक मिसाइलें भी। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में केवल बारूदी गंध ही नहीं फैल रही, बल्कि दुनिया को ऐसे ऐसे हथियार भी देखने को मिल रहे हैं जो अब तक ईरान के गोदामों में सुरक्षित रखे हुए थे। ट्रंप को ईरान को खत्म करने की धमकी के बाद खलीफा ने अब अपने मिसाइल गोदाम से ऐसा अस्त्र निकाल लिया है जो तैरते हुए अमेरिकी युद्धपोतों की समंदर में ही समाधि बना देगा। ट्रंप का खार्ग आइलैंड को ईरान से छीनने का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। ईरान की नई मिसाइल मारे के बाद में पहले सुपर पावर का मनोबल तोड़ देगी। अब खाड़ी के देश ही नहीं, डायरेक्ट अमेरिका देखेगा ईरानी मिसाइलों की ताकत। ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के साथ साथ अमेरिका को हिट करने का सॉलिड प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब ईरान अपने मिसाइलों के भारी भरकम जखीरे से वो वरुणास्त्र निकालने जा रहा है जो अमेरिकी सेना को ईरान में घुसने भी नहीं देगा। ये खलीफा का ट्रंप को क्लियर कट जवाब है। इसीलिए ट्रंप ने धमकाया तो ईरान ने अपना वरुणास्त्र निकाल लिया है। ईरान के इस वरुणास्त्र का नाम है अबू महदी मिसाइल। ये मिसाइल ट्रंप के मुंह पर तमाचा मार रही है, ट्रंप के उस दावे को झूठा ठहरा रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स पानी भर रही है और उसके ड्रोन तबाह हो चुके हैं। साफ है, ईरान डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से घबराया नहीं, बल्कि अपने गोदाम से उसने अबू महदी नाम की ये एंटी क्रूज शिप मिसाइल निकाल ली है जो हजारों किलोमीटर दूर से ही अमेरिकी युद्धपोतों की समंदर में समाधि बना सकती है।
अबू महदी मिसाइल की खासियत ही यही है कि ये लंबी दूरी से दुश्मन के बड़े जहाजों को निशाना बनाती है। ये एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो टर्बोजेट इंजन से चलती है और जमीन या समंदर यहाँ तक कि पानी की गहराई से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी खासियत यह है कि ये समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं। अबू महदी मिसाइल अमेरिका के बड़े युद्धपोतों, खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर को दूर से खतरा पहुंचाकर वो तबाही मचा सकती है जिसकी ट्रंप ने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी अब तक जो अमेरिकी युद्धपोत ये मानकर चलते थे कि तट से दूर खुले समंदर में वो सुरक्षित हैं, लेकिन ईरान की इस नई तकनीक से 1000 किलोमीटर की दूरी भी अब दूरी नहीं रह जाएगी। अबू महदी मिसाइल अब फारस की खाड़ी के सकरे रास्तों से निकलकर गहरे समंदर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप्स का काल बनेगी। ईरान की ये मिसाइल अमेरिका की शान बने हुए बड़े युद्धपोतों के लिए तबाही का दूसरा नाम कही जा रही है। ट्रंप के लिए चिंता की बात यह है कि अमेरिकी नौसेना के तेल टैंकर और ट्रांसपोर्ट जहाज अक्सर भारी मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस नहीं होते। यही ट्रंप की कमजोर नब्ज है, लेकिन यह ईरान की सबसे बड़ी मजबूती है। अबू महदी की लंबी रेंज ईरान को इन कमजोर कड़ियों पर हमला करने की ताकत देती है। अगर एक भी सप्लाई शिप को ईरान नुकसान पहुंचाता है तो पूरे अमेरिकी ऑपरेशन की कमर टूट सकती है। और जो ट्रंप ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जे का दावा कर रहे हैं, उसमें ईरान की ये मिसाइल समुद्री लहरों पर सवार होकर अमेरिका के सपनों पर पानी फेर सकती है। अमेरिकी नौसेना के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के लिए ये मिसाइल एक बड़ी चुनौती है। अबू महदी मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसकी चालाकी है। यानी अमेरिका के लिए यह ईरान के गोदाम से निकली एक तैरती हुई तबाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप का मकसद है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी शर्त पर रोकना। यह मकसद ईरान पर मिसाइलें गिराकर पूरा होता नहीं दिख रहा है। तो ट्रंप ने इसके लिए ईरान के 450 किलो यूरेनियम को लूटने का प्लान बनाया। सही सुना आपने, लूटने का। यह प्लान इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसमें जरा सी भी चूक हजारों अमेरिकी सैनिकों के लिए मौत की वजह बन सकती है। लेकिन ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें दुनिया को दिखाना है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से ही खत्म कर दिया। ट्रंप आधुनिक युद्ध के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। यह ऑपरेशन कामयाब हुआ तो ईरान पर हजारों मिसाइलों के प्रहार से जो मकसद हासिल नहीं हुआ हो, ट्रंप उसे कुछ सैनिकों की बदौलत हासिल कर लेंगे। लेकिन यह ऑपरेशन असफल रहा तो हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान भी जा सकती है। ट्रंप का यह मिशन है ईरान के न्यूक्लियर पर डाका डालना। द वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान में घुसकर वहां के परमाणु ठिकानों से यूरेनियम के जखीरे को खोद कर लाने का आदेश दिया है। ट्रंप के इस ऑपरेशन यूरेनियम का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। ट्रंप के प्लान के मुताबिक 1000 पाउंड यानी 450 किलो यूरेनियम पर अमेरिकी सेना को कब्जा करना है। यूरेनियम को खोद कर निकालना जितना आसान सुनने में लगता है, हकीकत में उतना ही डरावना है। ईरान का यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के रूप में है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर मलबे को हटाते समय या दुश्मन की गोलीबारी में एक भी सिलेंडर लीक हुआ तो वो हवा की नमी के साथ मिलकर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देगा। ये एसिड इतना जहरीला है कि इंसान के फेफड़ों को जला देता है, हड्डियों तक को गला देता है। सवाल है, ईरान के यूरेनियम को लूटने के लिए ट्रंप का प्लान क्या है, जिसे फुल प्रूफ बनाने की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैनिक ड्रिल कर रहे हैं। वो ईरान के यूरेनियम पर डाका डालने का ही ट्रायल है। ईरान से यूरेनियम छीनने के प्लान के मुताबिक इस मिशन के लिए अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन और रेंजर्स को पैराशूट्स के जरिए ईरान में उतारा जा सकता है। स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स जैसे डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स को ईरान भेजा जाएगा। ये सैनिक वहां जाकर एक पूरा सुरक्षा घेरा बनाएंगे और एक अस्थायी हवाई पट्टी तैयार करेंगे। वहां खुदाई की भारी मशीनें, क्रेन और रेडिएशन एक्सपर्ट्स पहुंचेंगे। ये पूरा सेटअप ईरान के अंदर एक छोटे अमेरिकी सैन्य बेस जैसा दिखेगा। ट्रंप का ये मिशन हफ्तों तक चल सकता है और चुनौती ये है कि जब अमेरिकी कमांडो ईरान से यूरेनियम छीनने उनकी जमीन पर उतरेंगे तो उस वक्त खलीफा की फोर्स क्या कर रही होगी।
जाहिर है तब अमेरिकी सेना और ईरान की फौज आमने सामने होगी। ट्रंप ऑपरेशन यूरेनियम को ईरान की परमाणु ताकत को जड़ से खत्म करने के इकलौते तरीके के तौर पर देख रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था, ईरान के पास अब सिर्फ परमाणु धूल बची है और हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है कि इस्फहान और नतांज जैसे प्रवेश द्वार अमेरिकी हवाई हमलों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस्फहान और नतांज ऐसी दो जगहें हैं जहां ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार हो सकते हैं। 60% एनरिच यूरेनियम का लगभग आधा अब भी इस्फहान फैसिलिटी में रखा हुआ हो सकता है। नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन प्लांट है जहां हजारों सेंट्रीफ्यूज रखे गए हैं। युद्ध की शुरुआत में प्लानिंग थी कि अमेरिका इजराइल की स्पेशल फोर्स जैसे डेल्टा फोर्स, सायरेट मटकल, सील टीम 6 और शायद टेट 13 यहां उतरकर सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम स्टोर और हथियार नष्ट कर सकती है। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम को ही लूट लेने का प्लान बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली। ऐसे में ईरान के 70 लाख लड़ाकों ने भी हथियार उठाकर हुंकार भर दिए। अमेरिका के 50,000 सैनिक मोर्चे पर जाने वाले हैं, यानी ट्रंप के एक जवान के खिलाफ जमीनी युद्ध में खलीफा के 14 महारथी नजर आएंगे। ईरानी नेतृत्व ने अपने फौजियों से साफ कह दिया है, अमेरिका का एक भी सैनिक जिंदा नहीं लौटना चाहिए। अमेरिका अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करता तो ईरान में अमेरिकी सैनिकों की स्थिति कमोवेश ऐसी ही हो सकती है, क्योंकि एक अमेरिकी सैनिक को मारने के लिए IRGC ने 14 आत्मघाती कमांडर तैयार कर रखे हैं और ईरान ने एक वीडियो जारी कर इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। ईरान ने वीडियो जारी कर अमेरिका को सीधे धमकी दे दी, अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो फिर क्या होने वाला है। इस वीडियो में IRGC के कमांडर पहाड़ी इलाके में, समंदर में, जंगलों के बीच युद्ध की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे ईरान की सीमा को दुश्मन से सुरक्षित रखना है, इसकी एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए ईरानी थल सेना के कमांडर जहान शाही ने ट्रंप को सीधे चेतावनी दे दी। जहान शाही ने कहा कि हम आपके सैनिकों को पाषाण युग में वापस नहीं भेजेंगे, हम उन्हें उससे भी कहीं ज्यादा पीछे भेज देंगे। ईरान की सेना ऐसे ऑपरेशन की तैयारी सालों से कर रही है और वो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान वो जगह है जहां हमलावरों को दफनाया जाता है। IRGC का यह जवाब ट्रंप के उस धमकी के बाद आया, जिसमें ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की चेतावनी दी। ईरान अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात, तो ईरान ने 70 लाख लड़ाकों को तैयार कर दिया, यानी एक अमेरिकी सैनिक से IRGC के 14 सैनिक लड़ेंगे। ये दावा किया है ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबाफ। ईरान के संसद में मोहम्मद बागेर कालिबाफ का ये वीडियो 23 मार्च 2026 का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कालिबाफ और ईरानी सांसद डेथ ऑफ अमेरिका का नारा लगा रहे हैं। ईरान अमेरिका से लड़ने के लिए लड़ाकों की सीधी भर्ती कर रहा है, उन्हें हथियार चलाने और युद्ध में दुश्मन को खत्म करने की ट्रेनिंग दे रहा है। IRGC की बासिक फोर्स ने 12 साल के बच्चों की भर्ती शुरू कर दी। रिटायर्ड हो चुके सैनिकों के भी IRGC तेजी से भर्तियां कर रहा है। ईरान को पता था कि अमेरिका जब युद्ध में हारने लगे तो ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा, इसलिए ईरान ने पहले ही होर्मुज को बंद कर अमेरिकी युद्धपोत को फारस की खाड़ी के पास आने ही नहीं दिया। ईरान जानता था खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस से अमेरिका हमला कर सकता है, सैनिकों को वहां से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भेज सकता है। और वॉर के पहले दिन से ही ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है, उन्हें मिट्टी में मिला रहा है ताकि अमेरिकी एयरबेस इस्तेमाल लायक बचे ही। झल्लाहट में ईरान के पलटवार की ताकत ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी। इस असफलता का ठीकरा ट्रंप अपनी ही टीम मेंबर के सिर फोड़ रहे हैं। रातों रात अपने आर्मी चीफ को जबरन रिटायर कर दिया। FBI के डायरेक्टर काश पटेल पर इस कदर दबाव है कि वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। आर्मी सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल,
ट्रंप इन सबको अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में। रैंडी जॉर्ज आर्मी चीफ जबरन रिटायर। पैम बॉन्डी अटॉर्नी जनरल पद से हटाया। डैनियल पी ड्रिस्कॉल आर्मी सेक्रेटरी हटाया जा सकता है। काश पटेल FBI डायरेक्टर इस्तीफा दे सकते हैं। लोरिस चावेज डेरेमा लेबर सेक्रेटरी पद से हटाने की तैयारी। ट्रंप की काबिलियत, ट्रंप की रणनीति, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी और ट्रंप की घरेलू पॉलिसी। ईरान युद्ध में ट्रंप का सब कुछ दांव पर है और ट्रंप इन सब में फेल होते दिख रहे हैं। हालात इस कदर हो गए हैं कि ईरान के पलटवार से ट्रंप बाहर से बेचैन हैं और अपनी टीम में फूट ने ट्रंप को भीतर से बेसब्र कर दिया है। इतना कि खुद ही अपनी टीम के लोगों को ट्रंप निकाल बाहर कर रहे हैं। ट्रंप ने एक ही रात में अपनी सेना और सरकार के बड़े अधिकारियों को हटा दिया। आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटाकर उन्हें तुरंत रिटायर होने का आदेश दे दिया। रैंडी जॉर्ज कोई साधारण अफसर नहीं है। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक की भीषण जंगों में हिस्सा लिया है। ऐसे अनुभवी अफसर को हटाकर ट्रंप दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ अपनी टीम को बिल्कुल नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रंप के मिशन को पूरा करने के लिए नए और भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। इसी रणनीति के तहत पिछले एक साल में एक दो नहीं बल्कि सेना के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े जनरलों और एडमिरलों की छुट्टी की जा चुकी है और ये लिस्ट और बड़ी होती दिख रही है, जिसमें FBI के डायरेक्टर काश पटेल का भी नाम शामिल है। FBI के 9वें डायरेक्टर काश पटेल को ट्रंप ने ही फरवरी 2025 में इस पद के लिए चुना था। काश पटेल को हटाया जाना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि FBI अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, जासूसी रोधी अभियान और बड़े आपराधिक मामलों की जांच इसी के जिम्मे है। युद्ध के समय में विदेशी जासूसों, घरेलू खतरे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जांचें सीधे इसी एजेंसी से जुड़ी होती हैं। ट्रंप बेसिर पैर के लिए फैसले लेने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर भी देखे जाते हैं। ट्रंप का यह बयान कि ईरान में हारे तो जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति JD वेंस की होगी और जीते तो क्रेडिट उनका होगा, साबित करता है कि ट्रंप किस तरीके से काम करते हैं। ईरान युद्ध निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है और ईरान के पलटवार बता रहे हैं कि ट्रंप दुनिया को झूठी कहानी सुना रहे हैं कि ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप परेशान है कि उन्हें ना तो 48 घंटे में ईरान में जीत हासिल हुई, ना ही 5 दिन का सीजफायर फार्मूला काम आया और ना ही 10 दिनों का सीजफायर एक्सटेंशन रिजल्ट की ओर जाता नजर आ रहा है। तो खिसियाए ट्रंप अब घर में ही खंबा नोचते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब महंगाई का जमाना है, सबको अपना परिवार चलाना है। अब जाहिर है कोई भी मुफ्त में तो काम नहीं करेगा, हर काम की कीमत होती है। लिहाजा अब यूपी में बुलडोजर ने भी तय कर लिया है कि वो अपने हर एक्शन की कीमत वसूलेगा। शुरुआत सीतापुर से हो गई, जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद गिराने के एवज में बुलडोजर ने कब्जाधारियों से 40 लाख रुपए की डिमांड कर दी, यानी अपनी पहली सैलरी मांग ली है। जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। क्योंकि वो 20 घंटे कार्रवाई लगभग चली, उस कार्रवाई में जो भी खर्च आया उसका आकलन करके इनको नोटिस दी गई है। विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है। योगी का बुलडोजर अतिक्रमण हटाता है। योगी का बुलडोजर अवैध कब्जे को मिटाता है। योगी का बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है। योगी का बुलडोजर अयोध्या में राम मंदिर बना चुका है।
योगी का बुलडोजर दाल मंडी में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सुगम रास्ता बना रहा है। अब योगी के इसी शहंशाह की प्रोफाइल में एक बैच और जुड़ गया, वो है सरकारी खजाना भरने का। यूपी के सीतापुर में योगी प्रशासन के पीले पंजे ने नॉनस्टॉप 20 घंटे काम किया था। उसी का इनाम 1500 किलो के इस पहलवान को 40 लाख रुपए की पहली सैलरी के रूप में मिलने वाला। बुलडोजर ने सीतापुर के लहरपुर तहसील के नया गांव बेहटी में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को मलबा कर दिया था। उसका गेट उखाड़ डाला था। हेडलाइट जलाकर बुलडोजर अवैध मस्जिद के पास पहुंचे थे। सुबह होते होते मस्जिद के सारे पुर्जे खोल दिए गए थे। अब वहां मस्जिद का हरा रंग मिट्टी में दबा नजर आ रहा है और इसी के साथ इस मस्जिद के मुतवल्ली के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, क्योंकि योगी के बुलडोजर का मेहनताना देना है। प्रशासन ने मुतवल्ली को नोटिस थमा दिया। नोटिस पर लिखा है, इस अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने में जो खर्च आया है उसे 30 दिन के अंदर भरना होगा। 39,55,000 का जुर्माना राजस्व विभाग में जमा कराना होगा। तो चूंकि वो 20 घंटे कार्रवाई लगभग चली, उस कार्रवाई में जो भी खर्च आया उसका आकलन करके इनको नोटिस दी गई है और इनको 30 दिन का समय दिया गया है कि 30 दिन के अंदर ये पैसा राजस्व में जमा कराए, नहीं तो इसको भू राजस्व की बात वसूला जाएगा। योगी प्रशासन का पॉइंट साफ है, नोटिस दिया जाएगा, आदेश का पालन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बुलडोजर आएगा, कार्रवाई करेगा और लौट जाएगा और उसका मेहनताना अवैध कब्जाधारी से वसूला जाएगा। यानी अब बुलडोजर तोड़ेगा भी और वसूलेगा भी। सीतापुर से राजकुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान पर एक रात में डबल स्ट्राइक हो गई। एक तरफ तालिबान ने बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, तो दूसरी तरफ महंगाई का बम फूटा। पाकिस्तान में डीजल 184 रुपए तो पेट्रोल 137 रुपए तक महंगा हो गया। रात के अंधेरे लाल रोशनी के बीच गोलियों की आवाज। ये सीन किसी वीडियो गेम का नहीं, ये सीन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का है और जहां पर गोलीबारी हो रही ये पाकिस्तान का चेक पोस्ट है और अंधाधुंध फायरिंग करने वाले तालिबान के लड़ाके। तालिबानी कमांडरों ने डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी पोस्ट पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक, मुनीर की फौज डरकर भाग खड़ी। तालिबानी कमांडर ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट को न सिर्फ उड़ाया बल्कि वहां मौजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में एक ही रात में डबल स्ट्राइक हो गई। बॉर्डर पर मुनीर की सेना को तालिबानी पीट रहे तो पाकिस्तान के अंदर आवाम मुनीर और शहबाज को पानी पीकर कोस रही, लानतें दे रही। शहबाज ने पाकिस्तान में डीजल 55% और पेट्रोल 43% महंगा कर दिया। शहबाज मुनीर ने 5-10 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि डीजल 184 रुपए और पेट्रोल 137 रुपए महंगा कर दिया। यानी पाकिस्तान में अब 1 लीटर डीजल की कीमत 520 रुपए और पेट्रोल 458 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। एक तरफ शहबाज ईरान युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका ईरान के बीच बातचीत कराने का दावा कर रहे हैं, उधर आवाम भूखे मर रही। तेल के बिना पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। होर्मुज से पाकिस्तान का जहाज आ नहीं रहा है और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि किसी दूसरे देश से तेल खरीद सके, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। अब पाकिस्तानी किसी भी हाल में शहबाज और मुनीर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकारें लोगों की कमाई पर टैक्स वसूलती है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो गोबर पर टैक्स वसूलने की तैयारी में। जी हाँ, पंजाब प्रांत की मुखिया मैडम मरियम के इस फैसले से लोगों के लिए अब भैंस पालना भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इधर भैंस गोबर करेगी, उधर मालिक की जेब पर कैंची चल जाएगी। दिवालियापन में नीचता पर उतर आया है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में भैंस गोबर करेगी तो टैक्स भरेगी। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी जगहसाई कराने वाला अजीबोगरीब फैसला लिया है। वहां के सबसे बड़े पंजाब प्रांत में
भैंस के गोबर का टैक्स लगाने का फैसला किया गया और ये फैसला किया है पंजाब प्रांत की बागडोर संभाल रही मरियम नवाज ने। उनका तर्क है कि ये पैसा राज्य के सुधार में जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में ही लोग इसे किसानों का खून चूसने वाला टैक्स बता रहे हैं। मरियम सरकार वहां सुथरा पंजाब नाम से योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत प्रांत की सभी 168 पशु कॉलोनियों में पलने वाली हर भैंस के गोबर पर 30 रुपए हर दिन का शुल्क वसूला जाएगा। मरियम प्रशासन ने इसके लिए बकायदा लिस्ट भी तैयार कर ली है और लाहौर जैसी बड़ी मंडियों में इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी है। पंजाब सरकार का तर्क है कि इस कचरे को इकट्ठा करके उससे बायोगैस बनाई जाएगी और शहरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जनता इसके खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि गरीब किसान पहले से ही आसमान छूती महंगाई, चारे की बढ़ती कीमतों और बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं और गोबर टैक्स को सरकार की कंगाली का टैक्स मान रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान सरकार लग्जरी गाड़ियों, विदेश दौरों का सुख ले रही है, तो वहीं एक गरीब किसान को अपनी भैंस के गोबर तक का हिसाब सरकार को देना पड़ रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की कंगाली उस दौर पर पहुंच गई है जहां की सरकार को भैंस के गोबर में भी खजाना नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।